राम राम जी। स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। आज हम राजस्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट की तह तक जाने वाले हैं। प्रमाणिक डाटा व मानसून रिपोर्ट के आधार पर आज हम भूगोल के ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो बड़े मुश्किल लगते हैं। सब कुछ लॉजिकल होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो सवालों पर जरा गौर फरमाइएगा। नमी गर्म हवाओं में ही क्यों होती, ठंडी में क्यों नहीं? मरुस्थल में ही इतनी भयंकर डरा देने वाली आंधियां क्यों आती? ये दोनों बातें सुनने में विरोधाभास लगती है। कभी गर्मी भी है, आंधी भी है, नमी भी है, पर इसके पीछे जो साइंस है आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम जलवायु के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसे प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तापमान और वायुदाब के बीच में जो खेला होता है वो क्या है, और आखिर में एग्जाम में छपने वाले सीधे डाटा। तो चलिए सबसे पहले जलवायु के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अक्सर हम मौसम और जलवायु को एक समझ लेते हैं। मौसम तो हर दिन बदलता है, हर घंटे भी बदलता है, लेकिन जलवायु 30 से 35 सालों का एक सटीक एवरेज होता है। आसान भाषा में समझते हैं कि यही वो चीज़ है जो तय करेगी कि कितना पानी साल भर में होगा, साल भर में इलाका गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, आम का पेड़ लगेगा या खेजड़ी का पेड़ लगेगा। पूरे के पूरे इकोसिस्टम का मास्टरमाइंड जलवायु है। अब ये ताप कटिबंध को समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात है कि सूरज की रोशनी सीधे कहाँ जा रही है, कहाँ तिरछी है, यही बताता है कटिबंध। ऐसा है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक स्पेशल जोन बन जाते हैं। जैसे सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पूरा साल निकाल देता है, तो इस एरिया में लगभग गर्मी रहती है, चाहे तिरछी जाए लेकिन लगभग गर्मी रहती है। तो यहाँ बनता है उष्ण कटिबंध यानी गर्म कटिबंध। ऐसे ही शीतोष्ण, ऐसे ही शीत है, जिन्हें हम आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे। अब बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 3 मिनट। ध्यान से 23 डिग्री 3 मिनट है, से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और उष्ण जो कटिबंधीय है वो रहता है 0 से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 27 मिनट जो है वो राजस्थान के अंदर आएगा। अब राजस्थान की स्थिति है कि इसका कुछ हिस्सा 27 मिनट मैंने आपको बताया वो आएगा, उष्ण में आएगा। बाकी का सारा हिस्सा शीतोष्ण में चला जाएगा। शीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक होता है? 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक होता है। तो ये शीतोष्ण में चला गया। तो उष्ण में भी है और शीतोष्ण में भी है, इसलिए बीच का रास्ता आया कि ये उपोष्ण में है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कटिबंध तो उपोष्ण है, लेकिन क्या जलवायु उपोष्ण है? नहीं। जलवायु केवल और केवल ताप पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, डिपेंड करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या जलवायु किस किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हमने स्थिति और विस्तार ले लिया कि भाई स्थिति और विस्तार हमने देख लिया किस कटिबंध में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में। दूसरा है समुद्र से दूरी। आप इस मैप के अंदर देखिए कि राजस्थान जो है वो बंगाल की खाड़ी तो आसपास ही नहीं है, पास में कौन सी है? अरब सागर। ये भी कितनी दूरी है? 350 किलोमीटर है। अब इतनी दूरी तक जो हवाएं हैं, जो नमी लेकर आई हैं, क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगी? क्या पहुंचेंगी? बिल्कुल पहुंचेंगी, लेकिन इतना नहीं होगा जितना गुजरात के अंदर होगा, उतना नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो भी बंदा अगर कभी सूरत वगैरह गया है तो सूरत की जो हवाएं हैं उसमें नमी है, लेकिन राजस्थान की हवा में बिल्कुल नमी नहीं, एकदम सूखी हवा है, इसलिए यहाँ की जलवायु है शुष्क जलवायु। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत मुख्य कॉन्सेप्ट है, ये ऊंचाई का कॉन्सेप्ट है। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट भी दो तरह से काम करता है। पहला, ऊंचाई और तापमान में संबंध, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो स्वर्ग की ओर तो तापमान गिर जाता है। क्यों? ये सोचा आपने कभी? चलो देखते हैं। ऐसा है कि जैसे जो तापमान होता है हवाओं का, वो हवाओं का तापमान डिपेंड करता है धरती की गर्मी पर। जैसे ही सूरज ने प्रकाश डाला नीचे तो धरती गर्म होगी, उसकी वजह से हवाएं गर्म होंगी। तो धरती के पास की जो हवाएं होंगी वो हमेशा गर्म रहेंगी, जितनी दूर जाएंगी उतनी ठंडी होती जाएंगी। डन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला है ऊंचाई और बारिश का कनेक्शन। ऊंचाई और बारिश का कनेक्शन ऐसा है कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, नमी किसमें होती है। तो ऐसा है कि गर्म जो हवाएं होती हैं उनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और ठंडी हवाओं के बहुत पास पास होते हैं। तो बताइए नमी कहाँ प्रवेश करेगी? जहाँ उसको स्पेस मिलेगा, इसलिए नमी हमेशा गर्म हवाओं में होती है। ये बात आप समझ गए। दूसरा, बारिश कैसे होती है? तो बारिश ऐसा नहीं है कि हवा में नमी है तो बारिश हो जाएगी, नहीं। हवा में जो नमी है वो ऊपर जाएगी
ऊपर जैसे जैसे जाएगी वो ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने का मतलब उसके अणु पास पास आएंगे तो वो पानी रिलीज होगा कि नहीं। तो वो जो पानी रिलीज होगा वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में संघनित होगा और संघनित होने के बाद में बारिश होगी। तो सबसे पहला काम है बारिश होने के लिए ऊंचाई पर उसे जाना होगा जहाँ ठंडी होगी। एक मैंने ऊंचाई का कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई का कॉन्सेप्ट समझ गए। जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ठंडा होगा, जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी। एक सटीक एग्जांपल लेते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में आप देखते हैं कि 1250 मीटर के आसपास ये समुद्र तल से ऊंचा है। सबसे ज्यादा ठंड भी तो यही होती है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश वो भी यही होती है 150 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगला जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है मानसून। इसे हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे। मानसून का हवा में नमी वगैरह, जब हवाएं पढ़ेंगे, दाब वगैरह पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि भाई तापमान और वायु दाब में क्या रिलेशन। पहले तो समझते हैं वायु दाब क्या है। वायु दाब कुछ नहीं, जो वायु है ना वो पृथ्वी पर जो दाब लगाती है वही वायु दाब, या यूं कहें कि वायु जो है वो जो वजन डालती है धरती पर वही वायु दाब है। अब इसे एक बार आप छोड़िए, नेग्लेक्ट करिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में धरती एकदम भयानक गर्म है। तो भयानक गर्मी से जो गर्म हवाएं होती हैं वो हमेशा हल्की होती हैं। ये नमी वाली हवाएं नहीं है, ये गर्मी वाली हवाएं, तो ये हल्की हैं। हल्की होने के कारण ये क्या है, ऊपर जाएंगी कि नहीं, बिल्कुल ऊपर जाएंगी। ऊपर जैसे ही जाएंगे ये स्पेस जो होगा वो खाली हो जाएगा। अब इस खाली स्पेस को भरने के लिए क्या आसपास से हवाएं नहीं आएंगी, चारों तरफ से हवाएं आएंगी। ये आप भारत का मैप देखिए। इस भारत के मैप में मैंने एक राजस्थान का एरिया हाईलाइट किया है। सपोज कीजिए यहाँ से गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ी, और यही क्यों, क्योंकि देखो मरुस्थल जो है, रेत हमेशा जल्दी गर्म होती है। तो जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी वहाँ की हवाएं उतनी जल्दी ऊपर चली जाएंगी। तो वो ऊपर चली गई, ये स्पेस खाली हो गया। अब चारों तरफ से हवाएं आएंगी, पश्चिम से आएंगी, पश्चिम उत्तर से आएंगी, उत्तर से आएंगी, उत्तर पूर्व से आएंगी, पूर्व से आएंगी, दक्षिण पूर्व से आएंगी और दक्षिण पश्चिम से आएंगी। चारों तरफ से हवाएं आएंगी। लेकिन लू हमेशा पश्चिम उत्तर से आती है। क्यों? चलिए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों दिशाएं, यहां तक फैला हुआ है हिमालय। इवन पूर्व में भी हिमालय की कुछ है और कुछ पहाड़ की चोटियां भी हैं। नागालैंड, मिजोरम साइड में खूब पहाड़ियां। तो ये तीनों के तीनों एरिया तो हिमालय ने कवर कर ली। तो यहां से हवाएं तो आ ही नहीं पाएंगी, है क्यों? हवाएं ऊपर से थोड़ी आएंगी, कहाँ कम हुई, नीचे कम हुई है ना, तो नीचे ही आएंगी। तो नीचे वाली हवाएं उन पहाड़ों ने रोक ली। इधर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन इन्हें टाइम लगेगा 1.5-2 महीने का। यहाँ अरब सागर से दक्षिण पश्चिम से आएंगी, इन्हें भी टाइम लगने वाला है। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वो कौन सा एरिया है, पश्चिम या पश्चिम उत्तर। यहाँ कोई हर्डल नहीं है, सीधा एकदम खाली मरुस्थल है। चाहे आप पाकिस्तान चली जाए, चाहे आप अफगानिस्तान तक चले जाइए, एकदम ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो वहाँ से डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा हवा, इसलिए हमेशा जो लू है वो पश्चिम उत्तर से ही आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब थोड़ा सा ताप पर आइए। जब हवाएं ऊपर उठ गई थी तो हवा बची थी क्या? नहीं बची थी। तो फिर उनका दाब कम हुआ कि ज़्यादा? कम हुआ सर। क्यों? जब हवाएं नहीं बची तो दाब कहाँ से लगाएंगे? समझ गए ना? तो आई कहाँ से थी हवाएं? जहाँ ज़्यादा थी। मतलब जहाँ ज़्यादा हवाएं होंगी वहाँ उतना ज़्यादा वजन डालेंगी, उतना ज़्यादा दाब होगा, यानी उच्च वायु दाब। जहाँ हवाएं नहीं है वहाँ क्या है? निम्न वायु दाब। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं आंधी का। यही कॉन्सेप्ट है सेम। जैसे ही स्पेस खाली हुआ तो अचानक से हवाएं आई। अगर मान लो कि बाई चांस किसी जगह पे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए तो अचानक गर्म हवाएं ऊपर चली जाएंगी, फिर अचानक हवाएं आएंगी। अचानक जब हवाएं आएंगी तो स्पीड से आएंगी, और स्पीड से आने की वजह से वहां आएगी आंधी। और अगर चारों तरफ से आ गई तो बन जाएगा बतूलिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? हवाएं किस दिशा से किस दिशा में चलती हैं? हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। जहां ज्यादा है वहीं से तो आएगा। तापमान वायुदाब में क्या रिलेशन है? जितना तापमान बढ़ेगा उतना वायुदाब कम हो जाएगा। ये सारा का सारा मैटर क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने मानसून की ओर। मानसून का क्या सिस्टम है? देखो, बंगाल की खाड़ी वाला एक बार रुको, क्योंकि अरब सागर नजदीक है। मैंने आपको बताया गर्म हवाओं में नमी धारण करने की क्षमता होती अधिक होती। तो गर्म हवाओं ने नमी धारण की, जो समुद्र के आसपास की आई, तो समुद्र से हवाएं जो वाष्पीकरण से भाप ऊपर की ओर जा रही थी, इधर से हवाएं आई, पकड़ के लिए पकड़ के लाई। तो अब देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, बारिश कब होगी? जब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तब तक बारिश नहीं होगी।
जब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तब तक बारिश नहीं होगी। तो अरावली जो है वो एकदम समांतर है हवाओं की दिशा के। ये आप मैप देखिए, मैप में दिख रहा होगा कि जो हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से आ रही है और अरावली के पैरेलली होकर जा रही है। तो जब कोई हर्डल ही नहीं तो वो ऊंची ऊपर उठेगी कैसे, है ना। हवाएं जब तक पहाड़ों से टकरा कर ऊपर नहीं जाएंगी तब तक बारिश नहीं होगी। और अरावली आ गई समांतर, तो ये क्या सीधी चली जाएगी। तो फिर प्रश्न बनता है, तो सर दक्षिण पश्चिम मानसून से जयपुर में भी बारिश होती है, कोटा में भी होती है, बांसवाड़ा में भी होती है। अरे भाई, है अरावली समांतर, मरुस्थल में नहीं होती। यहाँ जयपुर और इस साइड में क्या है, अरावली बिखरी हुई है। कोटा साइड तो विंध्यन श्रेणी भी है। तो जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ समांतर खड़ी होंगी वहाँ वहाँ बारिश हो जाएगी। इसलिए पूर्व में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती, इतनी नहीं होती लेकिन होती है। ये चीज समझ गए। अब आ रही है बंगाल की खाड़ी की हवाएं। ये हवाएं आएंगी, ये एकदम समांतर हो जाएंगी अरावली की। तो अरावली के जब समांतर हो जाएंगी तो ये ऊपर उठ जाएंगी। कुछ पूर्व साइड में तो होगा ही होगा बारिश, कुछ पश्चिम साइड में भी कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जो मानसून प्रभावी है वो बंगाल की खाड़ी का है। अब 2 मानसून और रह गए, कौन से। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून गया था वो हिमालय से टकराएंगी हवाएं और वापस आएंगी तो इनके पास में कुछ बचता तो है नहीं, थोड़ी बहुत छांट वगैरह कर देते हैं। एक लास्ट बच जाता है मावट। शीत ऋतु में आती है ये। शीत ऋतु पढ़ेंगे जब मावट भी अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में मावट से अच्छी वर्षा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या क्या देखा है। सबसे पहले गर्म हवाओं में ही नमी की धारण करने की क्षमता क्यों होती है। मरुस्थल में ही आंधियां क्यों आती है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है। एक चीज और मैं बता दूं, दैनिक तापांतर भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मरुस्थल में होगा, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दिन में तो भयानक गर्मी पड़ रही है और रात में ठंडी हो गई, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा मरुस्थल में होगा। फिर हमने पढ़ा कि आप ये बताइए कि तापमान वायु दाब में क्या रिलेशन है। जब जब तापमान बढ़ेगा स्पेस खाली होगा, दाब कम होगा, आंधियां चलेंगी। लू का पढ़ा, लू पश्चिम उत्तर से ही क्यों आती है, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिलता कहीं और से आने का, ये समझा था। इसके अलावा हमने क्या समझा है, आंधी क्यों आती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऊंचाई और तापमान के बीच में रिलेशन क्यों है, माउंट आबू में ही बारिश क्यों होती है, बारिश होती क्यों है, ये सारे कॉन्सेप्ट जलवायु से संबंधित जितने थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब आते हैं जलवायु की, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु में नमी है क्या, नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क है। राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, लगभग 57.5 सेंटीमीटर होती है। तो ना तो पूरी तरह से आर्द्र है ना पूरी तरह से शुष्क है, तो ये उप आर्द्र की श्रेणी में आती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु है। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर। ताप के आधार पर, ताप के आधार पर देखो, उपोष्ण भले ही हो, वो कटिबंध की बात है, लेकिन वर्ष भर लगभग गर्मी रहती है। 6-7 महीने तो गर्मी में निकल जाते हैं, 2-3 महीने कोई ठंड आती है, 1 महीने कोई बारिश आती है, लगभग क्या है, गर्म रहती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु। तो कटिबंध उपोष्ण है, उष्ण जलवायु है। कटिबंध उपोष्ण है, जलवायु शुष्क है। कटिबंध उपोष्ण है, जलवायु उपाद्र है। कॉन्सेप्ट, ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर। अब डाटा की बात है। यह डाटा मैंने उठाया है मानसून रिपोर्ट से, कक्षा 6 हमारा राजस्थान की किताब से और कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन की किताब से, और बाकी का जो मैटर उठाया है वो उठाया है हरिमोहन सक्सेना से। तो कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जियोग्राफी में आपको जाना ही पड़ेगा बाहर। आप हिस्ट्री और कल्चर में गोपीनाथ शर्मा और यहाँ मत जाइए। हिस्ट्री और कल्चर में आप केवल और केवल आरबीएससी की 8-9 किताबों से बाहर जाइए मत, नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। मात्र और मात्र पर्यटन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बाहर से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा कहीं से बाहर नहीं आएगा। जियोग्राफी में आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको नीतियाँ भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको हरिमोहन सक्सेना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी पढ़नी पड़ेगी। 200-250 रुपये की किताब आती है, ले आना। अब हम चालू करते हैं डाटा की। ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ ली थी, ग्रीष्म ऋतु में लू पढ़ लिया है हमने। आप जब हरिमोहन सक्सेना की किताब है, इस किताब अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो मैं यूट्यूब की ही कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर मेरा एक सेशन इंस्टाग्राम आईडी पर चल रहा है कि जिसमें मैं हरिमोहन सक्सेना को स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो डायरेक्ट पेज नहीं दे सकता हूँ, मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए टेलीग्राम में चलाता नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इन्हें एआई मॉड्यूल में चेंज कर देता हूँ, किताबों की पेज को, बस कैनवास चेंज कर देता हूँ, खाली इतना ही करता हूँ, बाकी शब्द वही रहते। वहाँ आपको इंस्टाग्राम आईडी भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ से आपको डेली एक कार्टूनिस्ट टाइप के नोट्स मिलते हैं जिसमें बहुत हंसी मजाक से पढ़ाया जाता है। एक पेज का नोट्स आता है, डेली एक ही आता है, और वहाँ ही हरिमोहन सक्सेना दे दी जाएगी। और यूट्यूब कम्युनिटी तो दे देंगे, उसमें भी
डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो टॉपिक चलेगा जैसे ही एंड होगा तो हरिमोहन सक्सेना के नोट्स भी कम्युनिटी में मिल जाएंगे, इवन इंस्टाग्राम आईडी पे भी मिल जाएंगे पोस्ट के थ्रू। और जो ये पूरे नोट्स होंगे, ये नोट्स भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा कोर्स फ्री में होगा। बेसिकली ये राजस्थान जियोग्राफी में महारत हासिल करने के लिए RSSB और RPSC दोनों एग्जाम के लिए। लेकिन अगर CET का कर रहे हो आप तैयारी, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मान लेना कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं डाटा की। ये जो सामने आपको दिख रही हैं ये समताप रेखाएं। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जहां जिन जगहों पर टेम्परेचर सेम रह रहा है, लगभग सेम। जैसे मान लो कि अगर मैं जैसलमेर और बीकानेर की बात करूं तो 40 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर रहता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर रहता है। आप गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू साइड में जाते हो तो लगभग गर्मियों में 42 डिग्री से ऊपर ही ऊपर होता है यहाँ टेम्परेचर, है ना। आप सिरोही में जाते हो तो लगभग यहाँ 30 से 36 डिग्री, सिरोही, थोड़ा बहुत उदयपुर का इलाका, हल्का सा पाली का भी इलाका। तो यहाँ लगभग ये जो टेम्परेचर जो सेम रहता है यही है समताप रेखा। डन। इसमें लिखी भी बहुत है पर आपको याद करनी है 4। कैसे याद करनी है? देखो, 40 डिग्री से अधिक पश्चिम का पूरा मरुस्थल लेना है और पूर्व के पूरे मैदानी प्रदेश लेने। मैदानी प्रदेश पता है ना आपको, भौतिक विस्तार में आपने पढ़े, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये अब तो खैर तल तिजारा भी है ये वाले। तो पूर्व और पश्चिम एक साथ कर लो, कितना है 40 डिग्री या इससे अधिक। 42 डिग्री केवल 3 याद रखने हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। डन। 32 से 36 डिग्री, सीधा दिमाग लगा लेना भाई, 32 से 36 सबसे कम है। और सबसे कम कहाँ रहता है? सिरोही में। तो सिरोही, उदयपुर, थोड़ा सा पाली और हल्का सा चित्तौड़। चित्तौड़ भी हल्का सा है, इस मैप में आपको दिख जाएगा। बाकी जो बचा कुचा है वो 36 से 40 है। दोबारा मैं बता देता हूँ, 40 डिग्री से अधिक कहाँ है? पश्चिम और पूर्व में। 42 डिग्री कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में। 32 से 36 सिरोही, पाली, उदयपुर, थोड़ा सा चित्तौड़, और बाकी 36 से 40 याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं बारिश के आंकड़ों की। ये कक्षा 6 की किताब से बता रहा हूँ मैं। औसत कितना है? 57.51 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई है? सर्वाधिक वर्षा के लिए ध्यान रखना झालावाड़ है, बांसवाड़ा नहीं है, झालावाड़ ही। लेकिन झालावाड़ ऑप्शन में नहीं होगा तो बांसवाड़ा कर देना। स्थान कौन सा है? माउंट आबू, बता दिया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट से याद हो जाएगा ये तो। कम कहाँ है? जैसलमेर है। डन। तो औसत 57.51, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, स्थान माउंट आबू और कम सबसे जैसलमेर। अब बात करते हैं इस साल की मानसून रिपोर्ट की। तो इस साल का क्या है? सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 12 के अंदर, ठीक है। झालावाड़ नहीं है, झालावाड़ बेसिकली है लेकिन इस साल 12 है। सबसे कम जैसलमेर में ही हुई है और स्थान वो माउंट आबू सेम है, सिर्फ एक याद करना है 12। अब बात करते हैं समवर्षा रेखाओं की। बात करते हैं समवर्षा रेखाओं की। समवर्षा रेखाओं का ये चित्रण है। ये आपका जो मैप है, दोनों के दोनों मैप हरिमोहन सक्सेना बुक से लिए हुए हैं। थोड़ा सा चेंज होगा इसमें क्योंकि राजस्थान कक्षा 6 की किताब में थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको देखो याद कैसे रखना है। 2 याद रखो। पहली 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तो राजस्थान को 2 भागों में बांट देगी। 50 सेंटीमीटर अरावली को और पश्चिमी मरुस्थल को अलग कर देगी। डन। 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर कौन सी है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भाई? झालावाड़ में होती है, और इस साल कहाँ हुई है? 12 में हुई है। तो इसी रीजन को लेना है अपने को। झालावाड़, कोटा, 12, उदयपुर और थोड़ा सा बांसवाड़ा। डन। 90 सेंटीमीटर कहाँ है? झालावाड़, कोटा, 12 है, हाड़ौती वाला, फिर इधर बांसवाड़ा और उदयपुर। 100 सेंटीमीटर कहाँ है भाई? सबसे ज़्यादा बारिश माउंट आबू में होती है, तो सिरोही और उदयपुर। डन। सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। हो गए। तो 40 2 भागों में, 50 अरावली को पश्चिम मरुस्थल से, सबसे कम जैसलमेर 10 से 20, सबसे ज़्यादा सिरोही और उदयपुर में कितना? 100 सेंटीमीटर। एवरेजली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो झालावाड़, कोटा, 12 में होती है, तो कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। थोड़ा बांसवाड़ा ले लेना और एक उदयपुर ले लेना। हो गया। अब देखो ये क्लास हमारी हो गई है ख़त्म। भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी पढ़ रहे हैं, जिनके पास में साधन नहीं है ना, कोर्स वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने कोर्स लिया है वहाँ पर इस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं है, बाकी अच्छे हैं, तो कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये बात है, A to Z सारा का सारा करवाऊंगा। तो हो सके तो शेयर कर देना। शेयर आप जितना करोगे ना उतना ज़्यादा हमें रीच मिलती है, और रीच मिलेगी तो हम हमारी क्वालिटी में भी सुधार करेंगे। इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफी यहाँ होगी,
पहले राजस्थान जियोग्राफी का खेला होगा बड़ी वीडियो में, हिस्ट्री कल्चर में नहीं लूँगा। हिस्ट्री कल्चर का क्या करना है, हिस्ट्री कल्चर शॉर्ट में आ रही है आपके, डेली एक सीरीज चल रही है। पहले रणथंबोर सीरीज चली थी जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री और कल्चर को कंबाइंड कर दिया है कि रणथंबोर का पहले मैंने दुर्ग बताया, फिर रणथंबोर का इतिहास बताया, फिर रणथंबोर में पर्यटन स्थल में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बताई, और लास्ट में मैंने रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य बता दिया। तो रणथंबोर का क्लियर हो गया सारा। अब मैं चालू कर रहा हूँ जालोर। तो जालोर का जो इतिहास है वो सिवाना से रिलेटेड है ना, साके एक साथ हुए थे। तो जालोर का दुर्ग मैं करा चुका हूँ। सिवाना का दुर्ग मेरा रेंडर में चालू है, 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन नहीं, आज कल सुबह तक आ जाएगा। उसके बाद मैं जालोर का इतिहास कराऊंगा, उसके बाद सिवाना का इतिहास कराऊंगा, क्योंकि वो दोनों साथ में चलेंगे क्योंकि साके हुए थे ना साथ में। डन। फिर जालोर के अंदर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है कि नहीं है ना, और भी जैसे सुंदा माता जालोर के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व। सिवाना के अंदर कुछ ऐसा है क्या, तो वो भी चीज़ें करवाई जाएंगी। साथ में अगर कोई ऐसा जियोग्राफी का टॉपिक है, वैसे तो मैं जियोग्राफी मिक्स नहीं करूँगा उसमें, क्योंकि जियोग्राफी मिक्स करना मतलब मैसअप करना, लेकिन कुछ अगर चीज़ें करवा दी जाए, एक रील होती है 40 से 45 सेकंड की, उसमें कुछ जाएगा, वो आपके सारा सिलेबस हो जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट में मेरा फिलहाल फोकस है। जैसे ही जियोग्राफी खत्म होगी पॉलिटी चालू कर दी जाएगी। हिस्ट्री और कल्चर में तो टाइम लगना है वैसे भी बहुत ज़्यादा। धन्यवाद, शेयर कीजिए। राम राम साहब।